हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की। एपिसोड 1686 से लेकर 1687 तक। बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट। अनिका वॉशरूम से बाहर आ चुकी थी और जल्दी से बाहर आके उसने जल्दी से अपनी बैग पैक कर लिया था। जो जो उसका जरूरी का रूटीन का सामान था वो अनिका ने डाल लिया था, लेकिन जो उसके कुछ इंपॉर्टेंट टूल थे, यानी कि किसी भी टाइम आने वाले, जो अनिका हर टाइम अपने पास रखती थी, उनको भी एक छोटी सी कैरी बैग में डालकर अपने बैग में डाल लिया था। उसने अपनी पैकिंग पूरी करके वो सीधा बच्चों के रूम में गई। बच्चों का रूम। बच्चे आराम से बैठकर स्टडी कर रहे थे। आज तीनों बच्चे ही पढ़ रहे थे। तीनों बच्चों को एक साथ स्टडी करते देख अनिका काफ़ी कंफ्यूज हो गई और जल्दी से रिया के पास आकर उसकी बॉडी पर हाथ लगाकर चेक कर रही थी, कहीं आज रिया की तबीयत कहीं ख़राब तो नहीं है। आज पूर्व का चांद पश्चिम से कैसे निकल गया, ये सब सोच ही रही थी। तभी आर्यन कहता है, मम्मा आप क्या चेक कर रही हो? क्योंकि रिया भी पढ़ रही थी। अनिका के पास आने के बाद अनिका ने उसको छुआ, लेकिन रिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अनिका ये सब देखकर और भी कंफ्यूज हो गई और उसके पास बैठकर उसे देखने लगी। तभी आर्यन और एलेक्जेंडर दोनों भाई उसके पास आए। उसके पास आने के बाद अनिका ने कहा कि रिया को क्या हुआ है। तभी एलेक्जेंडर बोलना स्टार्ट करता है, कहता है, मम्मा बात दरअसल ऐसे है, जो रिया की फ्रेंड है मिर्जा, वो ये दोनों एक साथ रहते हैं और इन दोनों का एक लेवल भी एक जैसा ही है स्टडी के बेस पर। लेकिन आज उसको इससे ज़्यादा 2 मार्क्स ज़्यादा आ गए और इसी की चिंता में ये पूरी रात से सोई भी नहीं है और सिर्फ पढ़े जा रही है, स्टडी पे लगी हुई है। जब से हम इसे बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये हमें बस इतना कहकर रोक देती हैं कि उसके मुझसे ज़्यादा मार्क्स कैसे आ सकते हैं। बस ये लाइन ही रिपीट कर रही हो और पढ़े जा रही है। तभी अनिका आराम से बैठकर रिया को वहाँ से उठाती है, उसके हाथों को पकड़कर। तभी रिया अपनी माँ के हाथ को झटक कर कहती है, मुझे मुझे प्लीज़ डिस्टर्ब मत करो, डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे अभी पढ़ना है, क्योंकि मुझे उस मिर्जा से आगे निकलना है, मुझे उससे पीछे नहीं रहना। इतनी बात कर कह के वो दोबारा अपनी नोटबुक में लग जाती है और कुछ मटेरियल उसमें से नोट डाउन करके अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखने लग जाती है। ये देखकर अनिका काफ़ी खुश भी थी और लेकिन काफ़ी कंफ्यूज भी थी, क्योंकि वो अपनी बेटी को जैसे उसकी है नेचुरली उसको वैसा ही देखना पसंद करती थी। और तभी वो रिया को आराम से वहाँ से उठाती है चेयर पर और आराम से अपने पास बेड पर लेके आ जाती है। तीनों बच्चे एक साथ बैठा कर तब वह रिया को समझाने लग जाती है कि बेटा, जो स्टडी होती है वो एक दिन की बेस पर नहीं होती, क्योंकि पूरा दिन तुम स्कूल जाते हो, उसके बाद तुम घर पे आके अगर तुम अपना रूटीन का काम डेली करते हो और क्लास में अच्छे से ध्यान रखते हो, तो वो कहीं ना कहीं तुम्हारे माइंड में सेट चीज़ हो जाती है। उसके बाद तुम अगर थोड़ा सा भी उसको देख लोगे या कुछ पता लग जाएगा, तो उस बारे में तुम अपने आप अपने थ्रू कुछ मटेरियल इंक्लूड करके उसे पूरा कवर कर सकते हो या उसे नोट डाउन या लिख सकते हो। तो इसलिए कि उसने क्लास में तुम्हारे ज़्यादा ध्यान दिया होगा, तुम काफ़ी तुम या फिर तुम दोनों क्लास में सेम मस्ती करती हो या फिर घर जाके वो दोबारा रीड करती हो, पढ़ाई करती हो। तभी रिया को अपनी मम्मा की जो बातें थी काफ़ी समझ में आ गई कि वो लड़की सिर्फ रिया को धोखा दे रही है, रिया के साथ पूरा टाइम खेलती रहती है, लेकिन वो घर जाकर पढ़ाई करती है। जब रिया उसके पास फ़ोन करती है, ऑनलाइन कुछ चैट करती है, तो हर टाइम रिया को बस ये दिखाती रहती है कि वो बस आराम से बैठकर रेस्ट कर रही है और कुछ नहीं। लेकिन जो अभी एग्ज़ाम्स का रिजल्ट आया, उसने रिया के हाव भाव को ही बदल डाला। लेकिन रिया ने अपनी मम्मा को कहा कि मम्मा, मैंने गेम्स वाले दिन ही कुछ सबक ले लिया था, लेकिन मैंने वो स्टडी पर जितना ज़्यादा अप्लाई नहीं किया जितना मुझे लग रहा था। लेकिन मैं आपकी अच्छी बच्ची हूँ, अब मैं आर्यन और एलेक्जेंडर की तरह मन लगाकर पढ़ाई करूँगी। जैसे मैं गेम्स की दुनिया में सुपर लड़की हूँ, ऐसे ही मैं स्टडी के मामले में भी अपने भाइयों जितनी ही काबिल आपको बन के दिखाऊंगी। जैसे मेरी मोम सुपर लेडी है, ऐसे ही मैं उनकी सुपर बेटी हूँ। तभी अनिका ने अपनी बेटी के सिर पर हाथ रखा और अपने तीनों बच्चों को गले लगा लिया। तभी अनिका ने कहा कि मैंने तुम्हें तीनों से कुछ बात करनी है। तभी अलेक्जेंडर कहता है कि मम्मा बताओ, क्या बात है, क्या बताना चाहती हो? तभी अनिका कहना स्टार्ट करती है, कहती है कि मुझे किसी केस के सिलसिले में यहाँ से दिल्ली से बाहर जाना होगा। तभी रिया कहती है कि मम्मा आप कहाँ जाओगे, क्या आप नानू के घर जा रही हो? तो उसने कहा कि नहीं, मैं दिल्ली से बाहर कह रही हूँ मेरे बेटे, मैं शिमला के लिए जा रही हूँ। शिमला में कुछ केस है, तो मुझे उसको हाँ हैंडल करना है और मैं वहाँ पर जा रही हूँ और मुझे टाइम भी लग सकता है। तो प्लीज़ अपनी ग्रैंड मॉम और अपने डैड को काफ़ी परेशान मत करना और अपना काम अपने आप ही करना, क्योंकि मम्मा यहाँ से अगर जल्द से जल्द होगा, मैं वहाँ से उस केस को सोल्व करके जल्द से जल्द तुम्हारे पास आ जाऊँगी।
तभी अनिका की बात सुनकर रिया ने कहा कि मम्मा आप शिमला जा रही हो, मुझे भी आपके साथ चलना है। तभी तीनों बच्चों को वही बातें याद आ गई जो रिया के साथ और अनिका के साथ उन्होंने हुआ। तीनों काफ़ी चुप हो जाती हैं और रिया को भी सारी पुरानी बातें याद आ जाती है और रिया मन ही मन सोचने लग जाती है कि वहाँ जाकर मैं अपने मॉम डैडी या मम्मा की कोई भी परेशानी का सामना नहीं बनूंगी, उनके सामने नहीं आऊँगी। तो इसलिए मुझे बेहतर होगा कि मैं यहाँ पर रह के अपने भाइयों के साथ ही रहूँ, क्योंकि मैं अपनी मॉम की मुसीबतें नहीं बढ़ाना चाहती। इतना कहकर रिया अपनी मॉम को गले लगा लेती है और कहती है मम्मा आप जाओ, आप ही मेरी और मेरे भाइयों की चिंता मत करो, हम अच्छे से सारी चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर लेंगे। अनिका ने तीनों बच्चों को गले लगाया और उनके फोrehead पर किस किया और कहा कि मैं तुमसे यही चाहती थी जो तुमने मुझे कहा। तभी अनिका ने कहा कि गुड नाइट, अभी रात काफ़ी हो चुकी है, तुम तीनों सो जाओ। इतना कहकर अनिका रूम से बाहर आ जाती है और फ़ोन में कुछ चेक करने लग जाती है। काफ़ी टाइम फ़ोन पर लगे रहते हुए अनिका को खुद भी नहीं पता चला कि अनिका की कब आँख लगी। अनिका अपने बेड पर आराम से सो गई। रोहित मारवा हाउस के बाहर रोहित की गाड़ी रुकी और वो जल्दी से बाहर निकला और अपने रूम की तरफ उसके कदम बढ़ गए। रूम के अंदर जाने के बाद उसने देखा कि अनिका बड़ी ही आराम से सो चुकी है। आराम से अनिका को बैठकर काफ़ी टाइम तक देखता रहा, क्योंकि सोई हुई अनिका रोहित को काफ़ी शांत और बिल्कुल बहुत प्यारी लगती थी, इसलिए वो काफ़ी टाइम तक अनिका को देखता रहा। कुछ टाइम के बाद रोहित जल्दी से उठा और अपने जल्दी से वॉशरूम के लिए चला जाता है और वॉशरूम में चेंज करने के बाद बेड की तरफ रोहित के जैसे ही कदम बढ़ते हैं तभी कुछ उसे याद आता है और जल्दी से वो कबर्ड की तरफ बढ़ जाता है। कबर्ड में से कुछ निकालता है और जैसे ही वो कबर्ड की तरफ देखता है तो वो देखता है कि वहाँ पर कुछ बैग्स या सूटकेस रखे हैं, जो उसको आइडिया हो जाता है कि अनिका कहीं जा रही है। तभी रोहित उसको अभी उठाकर उसे पूछना अच्छा बेहतर नहीं समझता था, इसलिए रोहित ने सुबह का इंतजार करना ही बेहतर समझा। इसलिए रोहित भी अनिका के पास जाकर आराम से सो जाता है। सुबह का वक्त, अनिका आज और दिनों से काफ़ी पहले ही उठ चुकी थी और वॉशरूम में थी। रोहित जब तक जिम से आया, क्योंकि हर बार अनिका उसे सोई हुई मिलती थी, क्योंकि रोहित वर्कआउट के लिए जल्दी उठ जाता था। जल्द वो रूम की तरफ बढ़ा तो उसने देखा कि अनिका उठ चुकी है और उसने पता लगा कि अनिका वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए गया। अनिका भी जल्द से वॉशरूम में निकलती है और रोहित को सामने देखती है। कहती है रोहित तुम कब आई? मैं कल जल्द ही सो गई थी। रोहित ने कहा कि अनिका तुम तो अपने टाइम पर ही सोई थी, लेकिन मैं ही लेट था। मैंने मैसेज करने की भी कोशिश की थी लेकिन मेरा फ़ोन ही बंद था, इसलिए मैं कोई SMS या फिर कॉल नहीं करके बता सकता था। तभी अनिका कहती है रोहित कोई बात नहीं है, लेकिन मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। रोहित कहता है कि हाँ अनिका बताओ, तुम्हें क्या बात करनी है। तभी अनिका रोहित के पास आ जाती है और आराम से उसके पास बैठ जाती है, उसके हाथ को अपने हाथों में ले लेती है और कहती है रोहित तुम्हें ये कुछ दिनों के लिए अपनी इस फैमिली की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ही लेनी होगी। तीनों बच्चों की जिम्मेदारी मैं तुम्हें ही दे के जा रही हूँ और इसके साथ साथ आकाश और श्रेया यानी कि गुलेरिया हाउस की जिम्मेदारी भी मैं तुम्हें ही सौंप कर जा रही हूँ, क्योंकि यहाँ के साथ तुम्हें वहाँ के बारे में भी, वहाँ के लोगों के बारे में भी सोचना और देखना होगा, कहीं किसी को किसी प्रकार का कोई खतरा तो नहीं है। रोहित अनिका की बातें बखूबी समझ रहा था और रोहित कहता है कि अनिका ये तुम क्या कह रही हो और तुम कहाँ जाने की बात कर रही हो। अनिका अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है दरअसल बात ऐसी है कि मुझे शिमला के लिए अभी सुबह के लिए टाइम ही जाना होगा। तो रोहित कहता है कि क्यों? अनिका कहती है कि दरअसल बात ऐसी है कि कुछ लड़कियों के साथ ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ हुआ है और उनकी कंडीशन मौत से भी बदतर है, इसलिए मुझे वो उस केस के बारे में छानबीन करने के लिए भेजा है। तभी रोहित कहता है ये काम तो पुलिस का होता है। तभी अनिका कहती है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर होने के साथ साथ मैं एक सुपर लेडी हूँ, इस बारे में तुम भी जानते हो, और मैं उनकी मेडिकल तौर पर ही डॉक्टर अमृता को ही हायर किया है और मैं डॉक्टर अमृता बनकर ही वहाँ पर जा रही हूँ। लेकिन उसके साथ साथ मेरा एक अलग से मकसद भी होगा कि उनके पीछे जो भी है उसे मैं ढूंढ कर रहूँगी, क्योंकि अभी तक मुजरिम पुलिस के हाथों नहीं आया है और ये शायद मुझे लग रहा है कि पुलिस के हाथों वो भी नहीं आएगा, इसलिए मैं वो काम ज़रूर करूँगी। रोहित कहता है कि अनिका क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ? और अनिका कहती है नहीं रोहित, ये काम बस मुझे ही करना होगा, मैं और राजलक्ष्मी अभी निकल रही हैं। रोहित कहता है कि राजलक्ष्मी? अनिका कहती है हाँ, क्योंकि जिस टाइम मैं हॉस्पिटल नहीं होंगी तो उस टाइम मेरा काम राजलक्ष्मी के सिवा और कोई अच्छे से नहीं कर सकता। और तभी कहता है रोहित कहता है कि प्रीति को भी साथ लेके जाओ। अनिका कहती है रोहित प्रीति को मैं नहीं लेके जा सकती, क्योंकि हमारे जो यहाँ पर भी कुछ पेशेंट है उनकी देख रेख मैंने प्रीति को सौंप दी है। तभी अनिका कहती है कि रोहित अब मुझे वहाँ पर जाने के लिए रेडी होना है, तो इसलिए मैं तुम्हें बस यही कहना चाहती हूँ। रोहित जल्दी से अनिका के गले लग जाता है और कहता है अनिका मैं तुम्हें एक पल भी ना देखूँ तो मेरा दिन नहीं गुजरता, लेकिन तुम तो कह रही हो कि
मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करूँगी। तुम्हें तो खुद भी नहीं पता कि तुम कब आओगी, तुम्हारा केस कितने दिनों तक चलेगा। रोहित अनिका से आगे कहता है कि अनिका दरअसल बात ऐसी है, अगर मुझे 1% का भी पता लगा कि तुम्हें मेरी जान या तुम्हें किसी चीज़ का खतरा है, तो मैं एक पल भी नहीं लगाऊंगा तुम्हारे पास आने में। अनिका ने कहा कि रोहित ठीक है, लेकिन अभी मुझे अकेले ही जाना होगा। रोहित ने अपना हाँ में सिर हिला दिया। तभी रोहित कहता है कि क्या मैं तुम्हारे शिमला तक छोड़ के आऊँ। तभी अनिका कहती है कि नहीं, बच्चे घर पर अकेले हैं, इसलिए तुम्हें घर पर ही रहना होगा, क्योंकि ये बिजनेस में भी काफ़ी उतार चढ़ाव आए हुए हैं और मैं नहीं चाहती कि कोई हमारी वजह से लॉस में जाए। रोहित कहता है कि ठीक है अनिका, जैसी तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर अनिका जल्दी से रेडी हो जाती है और राजलक्ष्मी के पास फ़ोन करती है और कहती है कि मैं अभी आ रही हूँ। राजलक्ष्मी जल्दी से अनिका अपनी गाड़ी में बैठती है और तीनों बच्चे और रोहित और आशा मारवा तीनों ही अनिका को बाहर ड्रॉप करने के लिए चले जाती हैं और उसको सी यू टेक केयर बोलकर अनिका वहाँ से निकल जाती है। अनिका की गाड़ी गुलेरिया हाउस के बाहर निकलती है। तो गुलेरिया हाउस के बाहर राजलक्ष्मी, मयूर और करण गुलेरिया पहले से ही बाहर खड़े थे, लेकिन करण गुलेरिया कहती है कि बेटा अंदर आ जाओ। अनिका कहती है कि प्लीज़ डैड, मुझे अभी अंदर बुलाने की कोशिश मत करो, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़रूरी काम है और मैं अभी ही बाहर जा रही हूँ। तभी करण गुलेरिया कहते हैं ठीक है बेटा, तुम जाओ, आराम से जाना, गाड़ी बिल्कुल आराम से चलाना, किसी चीज़ की कोई जल्दबाजी मत करना, तुम्हारा डैड हमेशा तुम्हारे साथ है। किसी चीज़ की कोई प्रॉब्लम हो, ज़रूरत हो तो प्लीज़ मुझे फ़ोन ज़रूर कर देना। अनिका अपनी हाँ में सिर हिला देती है और राजलक्ष्मी को लेकर शिमला के लिए निकल जाती है। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। और मेरा टाइफाइड अभी तक ठीक नहीं हुआ है, 1 मंथ से है, लेकिन अब दोबारा मैंने रिपोर्ट कराई तो अब भी मेरा सेम एज इट इज वैसा ही है। फिलहाल मुझे फ़ीवर नहीं है, फ़ीवर मुझे पहले भी हल्का था, लेकिन मेरा जो बॉडी पेन और जो हेड है वो बिल्कुल इतना पेनफुल है कि मैं कुछ बता नहीं सकती, सारी मेडिसिन फेल है। तो इसलिए मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ, काफ़ी कुछ मेडिसिन ले चुकी हूँ, तो इसलिए थोड़ा वीडियो लेट है और मैं झूठ नहीं बोल रही। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई गलती हो उसके लिए दिल से सॉरी।